बड़ी खबर है जहां पर कालका शिमला ट्रेन रूट पर लैंडस्लाइड हुई है। कालका शिमला रेल ट्रैक पर एक बार फिर से मलबा गिर गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ से ट्रैक पर मलबा गिरा है। ट्रैक बंद होने से घंटों बाधित रहा है ये रेल रूट। कल देर शाम ट्रैक पर भूस्खलन की वजह से भारी मात्रा में मलबा आया था और रेलवे कर्मचारियों को ट्रैक खोलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कालका शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक है, लेकिन मानसून के दिनों में बारिश के बाद मलबा और पेड़ गिरने से रूट बार बार बाधित हो जाता है। देखिए कैसे बाधित है वो आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। लैंडस्लाइड के चलते इस सेक्शन में चलने वाली सभी ट्रेनों को कई बार रद्द करना पड़ता है और चूंकि ये बारिश का दौर जारी है, कैसे ट्रैक बाधित हो गया आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये कालका शिमला रेलवे ट्रैक है जो कि हेरिटेज ट्रैक बताया जाता है। लोग इसका लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति वो आपने तस्वीर में देखा। देश के कई शहर इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ के प्रकोप की चपेट में है। सुबह के स्पेशल फास्ट बुलेटिन में अब आपको कुदरत की कहर का हर अपडेट हम दिखाने जा रहे हैं और मानसूनी बारिश से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें, 9 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के 2 जिलों में बंद किए गए स्कूल। अलर्ट के चलते अल्मोड़ा, नैनीताल, इन तमाम जगहों पर स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। बात राजस्थान की करें तो 10 जिलों में आज भारी बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने 9 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया है। केरल में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। अलग अलग हादसों में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो राज्यों पर आसमानी आफत ऐसी कि कई जगहों पर हाहाकार मचा हुआ है। जैसे जैसे मानसून अपने एडवांस स्टेज में आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए बरसात मुसीबत लेकर आ रही है और ये मुसीबत वाली बरसात की 8 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये तमाम तस्वीरें आपने देखी। इस बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में बड़ा हादसा सामने आया। बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा गिर गया। देर रात तक चला एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच यह हादसा अम्बेडकर नगर के जे ब्लॉक के डीडीए मार्केट के पास हुआ। सूत्रों के मुताबिक बिल्डिंग एक निजी स्कूल के द्वारा कुछ समय पहले खरीदी गई थी। फिलहाल यहां कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्या कोई प्रशासनिक गड़बड़ी है या फिर इसके पीछे कोई लापरवाही, इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख पाएंगे कैसे बिल्डिंग का हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त होकर गिर गया। दिल्ली में अभी बारिश शुरू ही हुई है और रुक रुक कर बारिश के बाद ये हाल आपने देखा। अब आपको 1 मिनट में दिखाते हैं बाढ़ बारिश की खबरों का फ्रेश एंड फास्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया। महमूदपुर गांव में रेलवे अंडरपास मूसलाधार बारिश के चलते पानी से लबालब भर गया। इसी जलभराव के बीच एक कार फंस गई। महमूदपुर गांव में रेलवे अंडरपास की तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के बीच वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। फिलहाल वाराणसी में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि घाट किनारे मंदिरों में पानी घुस चुका है। गंगा के इस रूप को देख किनारे रहने वाले लोग, पुरोहित और नाविकों को सावधान रहने को कहा गया है। मूसलाधार बारिश का कहर मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी देखने को मिला, जहां नगर पालिका के इंतजामों की बेकार व्यवस्था की पोल खुल गई। शहर की चेतगिरी कॉलोनी की गलियों में घुटनों तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है और ओंकारेश्वर मंदिर की जाने वाली सड़क पानी में डूब गई। लबालब पानी में लोग पैदल चलने के लिए मजबूर रहे। मध्य प्रदेश से बाढ़ और बारिश की एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पन्ना जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से हुई मौतों की घटना जिले के 2 गांवों से सामने आई, जहां दुर्गा गांव में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हुई तो रामनगर गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। स्थिति यह है कि उत्तर भारत से लेकर नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बर्बादी की तस्वीरें तो है वो दक्षिण भारत से भी सामने आई। कर्नाटक में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में कई गांवों में पानी भर चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। बीते 3-4 दिनों में इतना पानी बरसा कि कई शहरों में सैलाब जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर सड़कें डूब चुकी हैं। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से गांव पानी में डूबे हुए हैं और राहत बचाव टीमें बोट से बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में देखिए कि कैसे पानी के तेज बहाव में बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बोट के दोनों तरफ रस्सी बांध दी गई। एक तरफ रस्सी को ढील दी जा रही है तो दूसरी तरफ से रस्सी को खींचा जा रहा है। लेकिन बीचों बीच पानी का बहाव इतना तेज है कि बोट ना तो आगे बढ़ पा रही है और ना ही पीछे। इस वक्त बोट में सवार हर शख्स का गला सूखा है क्योंकि जान जोखिम में है। तस्वीर आपके सामने की स्क्रीन पर। इसके अलावा ये
दक्षिण कन्नड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और कैसे नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। देखिए, ये जो नदी नाले हैं, नहर हैं, ये पूरी तरह से उफान पर हैं और आसपास जो घर बने हुए हैं वहां के लिए चिंता के सबब लगातार बढ़ता जा रहा है। बाढ़ और बारिश की तस्वीरें पूरे देश के सामने आ रही हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र से ये तस्वीरें, जहां पर आप देखिए कि कैसे सड़कों पर पानी भरा हुआ। आप ये देखिए सड़कों की तस्वीरें, और यहाँ पर भी मानो सैलाब जमीन पर उतर आया। ये सड़क पर सैलाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें कि गाड़ियां चलने के लिए मजबूर है। जरूरी कामों के लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि अभी मौसम का रुख ऐसा ही बना रह सकता है और इसके चलते लोगों को परेशानियां आगे भी उठानी पड़ सकती है। 4 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। सड़कों पर सैलाब की तस्वीर, गांव तक में पानी भर चुका है। बोट से लोगों का कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, आपको तस्वीरों में देख सकते हैं। और कई जाने जो है वो मुश्किल में फंस जाती हैं और इसी के चलते राहत बचाव टीमों को बेहद अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसीलिए कई लोगों की जान अब तक बचाई भी जा चुकी है। और अगले 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आई वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल। ये देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग और उसका हैरत अंगेज कारनामा। ऊपर से झमाझम बारिश हो रही है और नीचे तेजी से सड़क बन रही है। मानो ये कोई डामर की सड़क नहीं बल्कि पानी से चिपकाकर बनाई जा रही सड़क। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गीली सड़क पर डामर और गिट्टी सही ढंग से चिपक भी नहीं पा रही, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग है कि रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश रुकने से पहले ही सड़क पूरी करने का टारगेट लेकर यहां पर पूरा अमला उतरा। नियंत्रित होकर नहर में पलट गई, उसके बाद ये डूब भी गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कार सवार 3 में से 2 लोगों को तो निकाल लिया गया। अस्पताल ले जाते समय एक युवक की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इधर गाड़ी में सवार तीसरे युवक को लेकर कहा जा रहा है कि वो तेज बहाव में बह चुका है, जिसकी तलाश अभी भी गोताखोर कर रहे हैं। तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये वही नहर है जहां पर कार जो है वो डूब गई। टेस्ट ड्राइव के लिए कार लेकर निकले थे 3 युवा और उसके बाद यह हादसा सामने आया। फिलहाल इस मामले में कार्रवाइयां की जा रही हैं और सबसे पहले कोशिश यही है कि जो शख्स लापता है उसे जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। एक शख्स अस्पताल में भर्ती है जो कि जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है और एक शख्स की मौत यहां से रास्ते में ही हो गई थी जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था। और अब बात मैक्सिको से आई एक और तस्वीर की करते हैं। मैक्सिको एयरपोर्ट पर महिला का बवाल देखने को मिला, जहां महिला ने एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल मैक्सिको सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक महिला की फ्लाइट छूट गई। महिला टिकट काउंटर पर रिफंड के लिए पहुंची। टिकट रिफंड ना होने पर महिला ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। महिला ने कई कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ दिया। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। खुद लेट हो गए उससे मतलब नहीं है, लेकिन महिला ने गुस्सा कैसे वहां पर एयरपोर्ट पर कर्मचारियों पर निकाला, वहां के सिस्टम पर निकाला, आप ये देख सकते हैं। महिला ने जमकर बवाल किया। हालांकि वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी क्यों रोक नहीं रहे, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि एयरपोर्ट पर तो अच्छी खासी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े करती है। सवाल ये भी है कि महिला आखिर अपनी गलती पर दूसरों पर गुस्सा क्यों निकालती। अगली खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा है। सरपंच ने अधेड़ की पिटाई कर दी। वायरल वीडियो आपको दिखाएंगे। रीवा के गोविंदगढ़ इलाके का ये वायरल वीडियो में अधेड़ पर चप्पल बरसाता दिख रहा है एक सरपंच। 9 महीने पुराना ये वीडियो और अब इस पर कार्रवाई की बात कह रही है पुलिस। बताया जा रहा है आरोपी सरपंच दिनेश यादव ने चोरी का आरोप लगवाकर पीड़ित संतोष की पिटाई की थी। इसके बाद ग्राम पंचायत चुनाव हुए थे। संतोष की पिटाई के आरोपी दिनेश ने तब चुनाव लड़ा और गांव का सरपंच बन गया। और अगली अहम खबर, पीएम मोदी के 2 दिन के धुआंधार दौरे को लेकर बिग ब्रेकिंग। 7 से 8 जुलाई को 4 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी। रायपुर में 5 परियोजनाओं की बुनियाद रखेंगे। रेल सड़क से जुड़े 6400 करोड़ के प्रोजेक्ट, इसका लोकार्पण, इसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। रायपुर के बाद गोरखपुर, वाराणसी का दौरा है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री तेलंगाना और राजस्थान जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बहुत अहम है। कई सारी विकास योजनाओं की सौगात यहां पर जनता को मिलने जा रही है और ऐसे में जनता इनका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। रायपुर जाएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद गोरखपुर का दौरा और फिर शाम को
काशी यानी कि अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर पूरा कार्यक्रम क्या है, मिनट टू मिनट की जानकारी हम आपको दे देते हैं। छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को यानी कि आज जाएंगे। सुबह 10:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे रायपुर। केवटी अंतागढ़ रेल लाइन का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर करेंगे, जो कि यहां के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। अंतागढ़ रायपुर की नई ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे के 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है। दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री फिर उत्तर प्रदेश रवाना हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है वो गोरखपुर में होना है और इसको लेकर तैयारियां भव्य पैमाने पर की गई हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, जो कि तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अब गोरखपुर दौरे में क्या खास होने वाला है, जरा वो भी समझिए। गोरखपुर का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित था, तैयारियां पहले से थी। दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गोरखपुर में होंगे। चित्रमय शिव पुराण समापन गीता प्रेस का शताब्दी समापन समारोह होगा, जहां पर चित्रमय शिव पुराण का विमोचन करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3:40 पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जहां 2 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्टेशन पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। 498 करोड़ की लागत से यह पुनर्निर्माण किया जा रहा है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें बताया कि आने वाले वक्त में गोरखपुर का ये रेलवे स्टेशन कितना हाईटेक और वर्ल्ड क्लास दिखने जा रहा है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपके सामने। रायपुर, गोरखपुर, वाराणसी, इन 3 जगहों पर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे प्रस्तावित है। सबसे पहले रायपुर जाएंगे प्रधानमंत्री। सुबह 10:45 पर रायपुर में होंगे और यहां पर कई परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। खासतौर पर रेलवे लाइन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर लोगों को देंगे, जो कि मेन शहरों से रायपुर को जोड़ देगा। इधर गोरखपुर की बात करें तो यहां पर गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल उन्हें होना है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात वो देंगे, वंदे भारत की सौगात देंगे। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पीएम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीएम सिटी गोरखपुर सज कर तैयार है। दरअसल आज प्रधानमंत्री का 2 बड़ा कार्यक्रम जो है वो गोरखपुर में हो रहा है। करीब 100 मिनट पीएम जो है वो गोरखपुर में रहेंगे। पहला कार्यक्रम जो है वो गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। उसके अलावा दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है वो गोरखपुर से जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को आज हरी झंडी दिखाएंगे। ये देखिए पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी पीएम दिखाने वाले हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये पूरी तैयारियां की गई है और यहीं से ये जो एक्सप्रेस है वो चलेगी। कहा यह जा रहा है कि ये पहली बार होगा जब पूर्वोत्तर रेलवे को जो है कोई वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। पिछले 4 सालों से देश के अलग अलग हिस्सों में ये इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। पहली बार जो है पूर्वोत्तर रेलवे को ये ट्रेन मिल रही है, जो गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक की करीब 296 किलोमीटर की दूरी जो है वो 4 घंटे 10 मिनट में तय करेगी एक्सप्रेस। इसके लिए इस स्टेशन को कैसे सजाया गया है वो आपको एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। एक हैंगर, जमर हैंगर यहाँ लगाया गया है पीछे, जहां से पीएम की एंट्री होगी। और ये जो और अगली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्टेशन का जायजा लिया। उद्घाटन वाली वंदे भारत ट्रेन का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जायजा लेने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीता प्रेस भी गए थे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर हुई तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया। तो वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे निरीक्षण के लिए पहुंचे, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में आज 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे जनता 9 जुलाई से सफर कर सके। दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों बेहद खास है, अब आपको यह बताने जा रहे हैं हम। ग्राफिक्स के जरिए से समझिए। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन वाया अयोध्या दौड़ेगी। वंदे भारत 4.25 घंटे में इस यात्रा को पूरा कर देगी। पूर्वोत्तर रेलवे की पहली वंदे भारत ट्रेन है। दूसरी वंदे भारत को लेकर खास बात क्या है वो समझिए। जोधपुर अहमदाबाद वंदे भारत को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि वाया साबरमती होकर दौड़ेगी। 6 घंटा 10 मिनट में यह यात्रा करेगी। गुजरात को दूसरी वंदे भारत की यह सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और आज ये बड़ा दिन है, क्योंकि ट्रेनों के मामले में वंदे भारत एक रिवॉल्यूशन लेकर आएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार काफी ज्यादा आशान्वित है। और ऐसे में ये लगातार होते
कार्यक्रम जिसमें वंदे भारत की सौगात पूरे देश में मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट और लोगों की यात्रा को लेकर एक बड़ा इंपैक्ट जो है वो डाले जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज कार्यक्रम है और क्या कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बता देते हैं। शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 12,100 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात वो देंगे। 6 घाटों पर चेंजिंग रूम की बुनियाद रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फ्लोटिंग जेटी पर चेंजिंग रूम का प्रोजेक्ट, पार्टी पदाधिकारियों के साथ टिफिन बैठक उनकी होनी है। प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद बरेका में रात्रि विश्राम होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से। आशुतोष, पहले रायपुर, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर जाएंगे, फिर काशी आना है। काशी को लेकर क्या तैयारियां? काशी की अगर बात करें तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भरपूर तैयारी कर ली गई है। वाजिदपुर से लेकर यानी बाबतपुर से लेकर बीएचयू तक जो पूरा शहर है उसको एक तरीके से सजाया गया है। जगह जगह का जो कटआउट्स है वो लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, स्वागत द्वार बनाए गए हैं। कुल मिलाकर अपने सांसद के स्वागत के लिए जो शहर है वो पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बनारस आते हैं तो यहाँ के जो लोग हैं उनका बहुत बेसब्री से इंतजार होता है और वो हमेशा यहाँ के लोगों को कुछ न कुछ सौगात देकर जाते हैं। और इस बार भी जब वो सावन में आएंगे तो 12,000 करोड़ रुपए की जो 29 परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये जो दौरा है वो बेहद खास है। खास इस वजह से भी है क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरीके से वो बिगुल भी फूंकने जा रहे हैं। सबसे पहले वो वाजिदपुर पहुंचेंगे शाम तकरीबन 4:30 बजे के आसपास और इसके बाद वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वो 30 जो लाभार्थी हैं उनके साथ भी संवाद करेंगे। इसके बाद शाम तकरीबन 7 बजे वो बरेका के गेस्ट हाउस में पहुंचेंगे और वहां पर जो पार्टी के कार्यकर्ता है, काशी क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ उनका संवाद है और टिफिन कार्यक्रम रखा गया है, टिफिन बैठक रखा गया है। टिफिन बैठक मतलब कि जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, वो अपने घरों से टिफिन लेकर आते हैं और एक तरीके से आशुतोष पूरे दौरे पर नजर बनाए रखिए। आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते गृह मंत्री अमित शाह ने कैप्टन विक्रम बत्रा को ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। कारगिल युद्ध में अदम्य वीरता दिखाने वाले शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि देता। उन्होंने हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर अपने शौर्य और प्राणों की मातृभूमि की रक्षा की। कैप्टन विक्रम बत्रा का जीवन वीरता व साहस की वो चिरंजीवी मिसाल है जो युवाओं में सदैव देशभक्ति की भावनाएं जागृत करती रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह ट्वीट किया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी एक अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मसौदे से पहले यूसीसी के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध के लिए क्यूआर कोड वाला लेटर जारी किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है जुमे की नमाज के बाद यूसीसी के बारे में इमाम बताएं। मस्जिदों के इमाम लॉ कमीशन को विरोध भेजें। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मैली ने कहा कि देश में यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिमों को नहीं बल्कि देश के अन्य नागरिकों के भी हितों को प्रभावित करता है। तो मस्जिदों के इमामों से अपील की है कि जुमे के खुतबे में लोगों से ये ज़रूर अपील करें कि पर्सनल लॉ बोर्ड की इस लिंक के ज़रिए से या उसके अलावा भी अपनी राय लॉ कमीशन तक यूसीसी के सिलसिले में ज़रूर पहुंचाएं, जिससे कि लॉ कमीशन तक भी ये बात पहुंच सके कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसके खिलाफ हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्यूआर कोड के जवाब में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने भी क्यूआर कोड वाली चिट्ठी जारी की है। हिंदू महासभा ने इस क्यूआर कोड के जरिए यूसीसी के समर्थन में लॉ कमीशन को संदेश भेजने की अपील की है। और आपको ये क्यूआर कोड दोनों तरफ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्यूआर कोड जो है वो जारी किया। देशवासियों, जैसा कि सर्वविदित है कि हम सबके पूर्वजों ने अपनी बलिदान दे करके किस प्रकार से इस देश को आजादी दिलाई, लेकिन एक वर्ग ने जिस प्रकार से इस अखंड भारत में रहने से मना करते हुए और अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग की और 14 अगस्त 1947 को देश विभाजन करा करके और एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान ले लिया और उसके बाद जो अपने भारत शेष भारत बचा, जो आजाद भारत हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ नाइंसाफी करते हुए
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अखिल भारतीय हिंदू महासभा, दोनों का क्यूआर कोड कैसे काम करेगा, अब ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन पर एक लिंक खुलेगा। इस लिंक में यूसीसी के समर्थन या फिर विरोध का संदेश होगा, जिस पर अपना नाम लिखकर सेंड करना होगा, जिसके बाद ये मैसेज लॉ कमीशन को पहुंच जाएगा। वो हम आपको क्यूआर कोड दिखा रहे हैं, जो कि ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पाएंगे कि इसी तरह का क्यूआर कोड होगा और आप अपने फोन से इसे स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप अपने सुझावों को इसमें दे सकते हैं। आप विरोध में हैं या पक्ष में, आप ये बता पाएंगे। इधर नवसारी लव जिहाद मामले से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग टीवी स्क्रीन पर नवसारी लव जिहाद मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी असीम का दोस्त रौनक पटेल गिरफ्तार किया गया। असीम को बचाने के लिए रौनक ने पीड़िता से शादी की थी। असीम और रौनक दोनों पीड़िता का शोषण करते थे। इससे पहले नवसारी लव जिहाद मामले में गुजरात पुलिस ने आरोपी असीम शेख को मुंबई से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका जुलूस निकाला था। इस दौरान आरोपी असीम हाथ जोड़े लोगों से माफी मांगता हुआ दिख रहा था। अहम खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां नाबालिग हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का मामला अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। विकासनगर में हिंदू लड़की से छेड़छाड़ का मामला, मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों पर छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। छेड़छाड़ की वारदात के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए। छेड़खानी के विरोध में विकासनगर बाजार बंद किया गया है। प्रदर्शन के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव की स्थिति है। पुलिस के सामने दोनों पक्षों ने धार्मिक नारे भी लगाए। सांप्रदायिक तनाव बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। छेड़छाड़ के इस मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है छेड़खानी का मामला दर्ज होने पर आरोपी पक्ष ने नाबालिग लड़के के घर पर घुसकर मारपीट की थी और यह आरोप लग रहा था। 2-3 दिन से ये घटनाएं हो रही हैं छेड़खानी की बेसिकली। तो इसमें पुलिस के पास जब सूचना आ रही है तो पुलिस के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने मुकदमा भी दर्ज किया है और इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग भी हुई है। बाकी हम ये भी देख रहे हैं कि कौन इस तरह के माहौल को इस तरह से कर रहा है। तो जितने भी असामाजिक तत्व हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य की कर लेते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य का जांच में बयान देने से इनकार। होमगार्ड विभाग की जांच में बयान नहीं देंगी एसडीएम ज्योति मौर्य अब कोर्ट में अपना बयान जवाब या दर्ज करवाएंगी। ज्योति ने पति आलोक के खिलाफ दर्ज करवाया केस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्योति मौर्य आपको याद होंगी, एसडीएम जिनको लेकर तमाम बातें अब तक सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हैं। और अब इस मामले को लेकर बात सामने आ रही है कि वो अपना बयान सार्वजनिक रूप से नहीं देंगी, बल्कि वो कोर्ट में अपना बयान देंगी। अगली खबर, माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी को लेकर यह अहम खबर है। मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी फरार घोषित हो गई हैं। कोर्ट के आदेश पर आफशा के इलाके में मुनादी करवा दी गई। आफशा के ठिकानों पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। सैयदवाड़ा मोहम्मदाबाद के ठिकानों पर नोटिस चस्पा किया गया। कोर्ट में पेश नहीं होने पर आफशा की संपत्ति जब्त की जाएगी। कोर्ट के इस कदम से साफ है कि मुख्तार एंड फैमिली समेत माफिया गैंग पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है लगातार। 406, 420, 386, 506 आईपीसी थाना कोतवाली की अभियुक्त आफशा अंसारी, पत्नी मुख्तार अंसारी, पुत्री जमशेद रजा, निवासी सैयदवाड़ा और अस्थायी पता है इनका दर्जी टोला यूसुफपुर मोहम्मदाबाद। ये माननीय न्यायालय से फरार घोषित हो चुकी हैं और ये न्यायालय में हाजिर नहीं हो रही है, ना ही अपनी। इस बीच यूपी की योगी सरकार ने माफिया मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य पर प्रहार किया है। गाजीपुर के होटल मिड टाउन को सील किया गया है। रिश्तेदार जुफैल अंसारी का होटल है मिड टाउन, जिसे सील कर दिया गया। मुख्तार के शूटर गोरा राय पर भी कानून का हथौड़ा चल रहा है। मोहम्मदाबाद में गोरा राय की 1,51,00,000 की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। एक तरफ कोर्ट की ओर से आदेश आफशा अंसारी को लेकर, दूसरी तरफ योगी सरकार माफियाओं पर लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई जो है वो सामने आई है। इस बीच गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब में सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन मामले में नया मोड़ आ चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का सनसनीखेज दावा, मान सरकार पर जमीन की लीज 2 बार बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्तार के बेटों के नाम पर वक्फ बोर्ड की जमीन अलॉट की गई। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसके दस्तावेज जारी किए हैं। ये बात कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। दरअसल मुख्तार अंसारी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर 55 लाख रुपए खर्च करने का आरोप लगाया। हाल ही में इसे लेकर मान सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने के नाम नोटिस जारी किया था। हालांकि वक्फ बोर्ड की जमीन की लीज रिन्यू करने के मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद घिर गए।
रोपड़ में वक्फ बोर्ड की जमीन के मामले में यह नया मोड़ आ चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह सनसनीखेज दावा, और यहां पर इस दावे में बहुत सारी बातें भगवंत मान को लेकर कही गई हैं। जवाब क्या आता है ये देखने वाली बात। फिलहाल प्रश्न फास्ट में आगे बढ़ते दिखाते हैं।